चलिए ध्यान दीजिए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उस प्रश्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर के 40 तक सिर्फ और सिर्फ प्रकाश के परावर्तन से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे आने वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले के प्रश्न की तरफ। चलिए सर पहले पेन उठा ले दीजिए। पेन आ गया मेरा, ध्यान दीजिए। तो पहला प्रश्न है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, यह क्वेश्चन है। ऑप्शन पहला है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, काल्पनिक होता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको। अब चलिए आगे आते हैं फटाफट। चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन सी है 4। तो अगर बात किया जाए तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, अब आते हैं तीसरे प्रश्न पे। चलिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की अगर बात किया जाए तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा किस दर्पण द्वारा प्राप्त होता है, अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से इनमें कौन हो जाएगा, समतल दर्पण इसमें क्या बनता है, काल्पनिक बनता है। अवतल दर्पण में कैसा बनता है, वास्तविक। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं तीसरे प्रश्न के तरफ, पहले चौथे प्रश्न के तरफ। चलिए अब आते हैं चौथे प्रश्न में। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। यहाँ पे प्रश्न कहा जा रहा है कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो आभासी प्रतिबिंब की अगर बात किया जाए तो आभासी प्रतिबिंब तीनों दर्पण से प्राप्त होते हैं। समतल दर्पण से ही प्राप्त होते हैं, अवतल दर्पण से ही प्राप्त होते हैं और उत्तल दर्पण से ही प्राप्त होते हैं। लेकिन इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर चेंज कर दिया जाता कि केवल काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी कि वास्तविक नहीं उसमें हो, सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक। तो सिर्फ और सिर्फ जब काल्पनिक कहता तो इसका आंसर क्या होता, समतल और उत्तल हो जाता। लेकिन यहाँ पे कहा रहा है कि काल्पनिक मिल सकता है, मतलब उसमें वास्तविक हो या ना हो उससे फर्क नहीं है, काल्पनिक होना चाहिए। तो काल्पनिक समतल दर्पण द्वारा ही बनता है, अवतल दर्पण द्वारा ही बनता है और उत्तल दर्पण द्वारा ही बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सही हो जाएगा। चलिए आते हैं पांचवा प्रश्न की तरफ। तो पांचवा प्रश्न है वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब निम्न में से किस दर्पण से प्राप्त होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि आभासी प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब मतलब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कैसा हो, काल्पनिक हो और वस्तु से कैसा हो, छोटा हो। तो आपको बता दे कि अवतल दर्पण द्वारा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु
वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है और समतल दर्पण द्वारा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि वस्तु से छोटा भी प्रतिबिंब हो और कैसा हो, काल्पनिक भी हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वह कैसा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण। चलिए अब आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज प्राप्त हो सकता है। किस दर्पण द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज प्राप्त हो सकता है। तो ऑप्शन कह रहा है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी कह रहा है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी इनमें से दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो समांतर किरण पुंज किससे प्राप्त होता है, हमेशा याद रखेंगे, अवतल दर्पण से क्या प्राप्त होते हैं, समांतर किरण पुंज प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब चलिए अगले आगे बढ़ते हैं। चलिए तो 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। ऑप्शन कह रहा है फोकस पर, ऑप्शन बी कह रहा है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन सी ध्रुव पर और ऑप्शन डी अनंत पर। तब जब वस्तु अनंत पे स्थित होती है तो प्रतिबिंब कहां पे बनता है, फोकस पे बनता है। जब वस्तु कहां पे स्थित हो, अनंत पे, तो प्रतिबिंब उसका कहां बनता है, फोकस पे। तो यहाँ पे अगर फोकस पे बनने के लिए वस्तु का होना चाहिए अनंत पे, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, अब अवतल दर्पण कहे, उत्तल दर्पण कहे या गोलीय दर्पण कहे, इस तीनों का आंसर सेम ही होगा। क्या क्वेश्चन कर रहा है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है। तो आपको बता दे F बराबर क्या होता है, R/2। तो फोकस दूरी जो होती है वह वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है, आधी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आधी होती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब कहां पे प्राप्त होगा। कह रहा है एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच स्थिति हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा, पहला क्वेश्चन में। तो अवतल दर्पण में आपको बता दे कि अवतल दर्पण में 6 परिस्थिति में प्रतिबिंब बनता है, जिसमें से 5 स्थितियों में वास्तविक प्रतिबिंब और 1 स्थिति में क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो कह रहा है इसमें ध्रुव और कहां बीच स्थित हो, फोकस के बीच। तो जब वस्तु फोकस पे होता है, सॉरी ध्रुव वस्तु फोकस पे होता है तो प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पे। लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि वस्तु जो है वह फोकस और कहां है, ध्रुव के बीच, यानी कि फोकस के और नजदीक आ गया। तो प्रतिबिंब यहाँ पे कैसा बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा वह काल्पनिक बनेगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा कैसा होगा, काल्पनिक और कैसा होगा, बड़ा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, आभासी और बड़ा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वास्तविक और बड़ा होगा नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब जब क्या होता है, फोकस के बाद कहीं रखा जाए तब वही बनता है कैसा, वास्तविक प्रतिबिंब या फोकस पर। यहाँ पे तो कह रहा है कौन चीज, फोकस और ध्रुव के बीच रखा गया है। ठीक है, तब आते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और अबाधित प्रतिबिंब
तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। देखिए जो पिछले वाला हम लोग 9 नंबर प्रश्न जो हम लोग सोल्व किए हैं, क्वेश्चन सोल्व किए हैं, सेम उसी का उल्टा है। वो उस प्रश्न में क्या कह रहा था कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, काल्पनिक और वस्तु से बड़ा बन रहा था। और इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा और आवर्धित, आभासी मतलब काल्पनिक, सीधा तो सीधा ही होता है, आवर्धित मतलब क्या हो गया, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो वस्तु की स्थिति होनी चाहिए ध्रुव और फोकस के बीच होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बात है अगले प्रश्न पर। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, एक पतला लेंस। तो गाड़ी के चालक के सामने हमेशा कौन सा दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण लगा होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो हमेशा कैसा होता है, काल्पनिक और वस्तु से कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन है, काल्पनिक और उल्टा। काल्पनिक प्रतिबिंब कभी भी उल्टा नहीं होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। तो इसका ऑप्शन तो सही खत्म हो गया, काल्पनिक और सीधा। हाँ, यह क्या आएगा, काल्पनिक और सीधा, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसे होती है, तो सीधा होती है। इसका यही आंसर सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। वास्तविक और उल्टा होगा नहीं, वास्तविक और सीधा, वास्तविक प्रतिबिंब कभी सीधा होता ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, थोड़ा सचेत। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा काल्पनिक, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हमेशा सीधा। लेकिन वही प्रश्न का क्वेश्चन किया रहता कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, इस यही ऑप्शन में ऑप्शन यही रहता, और क्वेश्चन क्या कहता कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो अवतल दर्पण में वास्तविक भी प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक भी बनता है। तो वास्तविक तो उल्टा होता है और काल्पनिक कैसा होता है, सीधा। तो उस अनुसार से आंसर क्या होता, सीधा और उल्टा दोनों। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन की बात करें तो उत्तल दर्पण द्वारा कह रहा है, तो इसका आंसर हमेशा क्या हो जाएगा, हमेशा सीधा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में हमेशा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। इसलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वह क्या होता है, वस्तु से बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, तो दर्पण क्या हो सकता है। कह रहा है कि कोई भी दर्पण हो, हम नहीं जानते, और दर्पण में वस्तु को कहीं भी रख दिया जाए, वस्तु को कहीं भी रख दिया जाए, तो जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो हमेशा कैसा होता, प्राप्त प्रतिबिंब, तो दर्पण कैसा, प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है, सीधा। तो वह दर्पण कैसा हो सकता है, तो बता दें इसका समतल। ठीक है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक। चलो ये अभी तो ठीक है। उत्तल, उत्तल में भी कैसा बनता है, काल्पनिक, और काल्पनिक सीधा होता है। तो इसमें उत्तल भी आंसर हो गया और अब समतल भी हो गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, समतल अथवा उत्तल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पर।
प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन क्या हो? ऋणात्मक हो। आवर्धन का मान क्या हो? ऋणात्मक। दर्पण द्वारा कह रहा है तो आवर्धन का मान ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ध्यान देंगे, आवर्धन अगर ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक। आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक। और आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक। तो और एक चीज ध्यान देंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा। तो वास्तविक प्रतिबिंब तो उल्टा, वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा, तो वस्तु से छोटा कौन बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। वस्तु से बड़ा, सीधा, उल्टा। तो उल्टा प्रतिबिंब कौन बनता है? वास्तविक। उल्टा प्रतिबिंब कौन बनता है? वास्तविक। और आवर्धन कैसा कहा? ऋणात्मक। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा उल्टा। अब देखिए, वस्तु से छोटा कह रहा है तो वस्तु से छोटा उत्तल दर्पण द्वारा प्राप्त होता है, कंफर्म है। और उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक। तो आवर्धन तो कह रहा है भाई धनात्मक, तो धनात्मक ना काल्पनिक होगा। यहाँ पे तो ऑप्शन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ऋणात्मक, तो ये होगा नहीं। वस्तु से बड़ा कि कोई जरूरत नहीं है कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है तो हमेशा कैसा होगा? वास्तविक होगा। ये कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब भी प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है? जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा गया हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, 17 नंबर प्रश्न। चलिए ठीक है, 17 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु का आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। देखो क्वेश्चन कह रहा है आवर्धित। आवर्धित मतलब क्या होता है? वस्तु से बड़ा। आवर्धित प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? वस्तु से बड़ा। और वस्तु से बड़ा किस दर्पण में प्राप्त प्रतिबिंब होते हैं? अवतल दर्पण में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए। आवर्धित कह रहा है, काल्पनिक को लगा दिया, तो काल्पनिक से मतलब नहीं, आवर्धित सिंपल सी पकड़िए। जब वही काल्पनिक होता, ठीक है, और छोटा होता चाहे बराबर दिया आता तब हम देखते, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? आवर्धित। तो आवर्धित तक केवल अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त होता है। इसका सही आंसर हो गया अवतल दर्पण से। अब चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है क्वेश्चन कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, कैसा प्रतिबिंब बनने के लिए कह रहा है? सीधा। ठीक है, प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने, यानी कि नजदीक रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? सीधा। और दूर रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा। तो सीधा प्रतिबिंब कैसा होते हैं? काल्पनिक। और उल्टा प्रतिबिंब कैसे होते हैं? वास्तविक। तो कौन सा ऐसे दर्पण है जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब ही बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है? तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। ठीक है, समतल में केवल काल्पनिक, उत्तल में केवल काल्पनिक, तो इसका आंसर क्या रहेगा? अवतल दर्पण। चलिए अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दोनों, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है तो इसमें लेंस नहीं होगा, गलत टाइप हो गया है। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। और यहां पर भी क्या हो जाएगा? दर्पण। ठीक है, तो अगर इस अनुसार से अगर बात किया जाए तो इसमें से कोई नहीं ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो साइड मिरर के रूप में अगर हम यहाँ पे क्या करें कि अगर दर्पण न लगा, ठीक है, दर्पण न लगा, लेंस रहने दे, तो इस आधार पे आंसर क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं।
क्योंकि साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो दर्पण का। और दर्पण कौन सा होता है, उत्तल होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, सोलर कुकर के रूप में व्यवहार किया जाता है। तो सोलर कुकर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, अभिसारी दर्पण के। और अभिसारी दर्पण किसको कहा जाता है, अवतल दर्पण को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न है, क्वेश्चन कह रहा है गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापा जाता है। गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापा जाता है, तो हमेशा किसके सापेक्ष मापा जाता है। ऑप्शन कर रहा है ध्रुव, वक्रता केंद्र से, फोकस से, इनमें से कोई नहीं। तो गोलीय दर्पण में कोई भी दूरी हमेशा कहां से मापी जाती है, तो ध्रुव से मापी जाती है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए क्वेश्चन कह रहा है अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, तो उसका आवर्धन क्या होगा। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर ही बनता है। तो जब फोकस पर बनेगा तो प्रतिबिंब क्या होगा, एकदम छोटा होगा। ठीक है, तो छोटा होगा तो आवर्धन का मान क्या होगा, प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत पे हुआ, प्रतिबिंब कहां बना है, फोकस पे। ठीक है, तो आवर्धन का मान हमेशा क्या होगा, एक से छोटा होगा। एक से हमेशा क्या होगा, छोटा। ठीक है, क्योंकि प्रतिबिंब छोटा होगा तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, तो इसमें हमेशा इसका मान कितना आएगा, एक से छोटा। चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह ऑप्शन का उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, अवतल दर्पण। सर्च लाइट के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर अगले प्रश्न संख्या 24, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा, समतल, अवतल, उत्तल, समतल और उत्तल। तो समतल में भी आभासी प्रतिबिंब और उत्तल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, समतल और उत्तल दोनों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, समतल दर्पण द्वारा समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है, उल्टा तो सीधा तो होता ही है, काल्पनिक भी होता है, और समतल दर्पण द्वारा कैसा होता है, वस्तु के बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या है, वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक और सीधा नहीं होगा, वास्तविक और उल्टा नहीं होगा, आभासी और क्या हो जाएगा, बराबर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध पाया जाता है। फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच, तो F बराबर क्या होता है, R/2। F बराबर R/2, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं।
तो कई बार ये परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण भी ऑप्शन समा देता है, ठीक है। और इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि परावर्तन के नियम से कह रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। जितना आपतन कोण होता है उतना ही क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 28 क्या कह रहा है कि हवा में, या उसी को कहते हैं कौन सी, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में यहाँ पर देखिए ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड और 3 × 10⁸ मिलीमीटर प्रति सेकेंड। ध्यान दीजिए, कई बार क्या होता है कि ऑप्शन इधर उधर हो सकता है, तो कई बार सोच देख सकता है 3 × 10⁸ हम मान देता है आंसर से, और क्या होता है, गलत हो जाता है। तो प्रकाश की चाल हमेशा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका ऑप्शन सही कौन हो जाएगा, ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। डॉक्टर जो होते हैं मरीज, डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांत के प्रतिबिंब को बड़ा करके देखने में किया जाता है। तो सही आंसर के इसका किसका प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और इसका ऑप्शन क्या दिया है, समतल, अवतल, उत्तल, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, अवतल रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 30 का है एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा। अवतल दर्पण का है ना, उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर, और उसका क्या है, फोकस दूरी क्या होगा। तो फोकस दूरी क्या होता है, हमेशा F बराबर R/2। तो R के मान कितना दिया हुआ है, 32, तो 32/2 कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। अब देखिए 8 सेंटीमीटर होगा नहीं, -8, यहाँ पे क्या दिया हुआ, +16 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे, तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक, और अवतल दर्पण में फोकस दूरी कैसा होता है, ऋणात्मक होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, +16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 31 नंबर। चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी दी जाती है। दर्पण के सामने, तो दर्पण के सामने कोई वस्तु रखा गया है, तो उसकी जो दूरी होती है वह क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है। ठीक है, और दर्पण के पीछे यानी क्या कहा जाता है, आपतित प्रकाश के दिशा में मापी गई दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक। लेकिन कह रहा दर्पण के सामने वस्तु रखा गया है, तो उसकी वस्तु की दूरी हमेशा कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 32 का निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। अभी बात हम लोग चर्चा किए हैं कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण की अगर बात किया फोकस दूरी, तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी की बात किया जाए, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 33 है कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से सभी। तो प्रकाश की किरण हमेशा कैसी गमन करती है, तो सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए सही है। ठीक, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 34 है
कि समतल दर्पण की फोकस दूरी के कितना होता है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 35 नंबर है, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार के प्राप्त हो। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो प्राप्त होता है वह वस्तु के बराबर और कैसा बनता है, वास्तविक। ऑप्शन दे रहा है ध्रुव, गलत है। ऑप्शन बी अनंत, गलत है। वक्रता केंद्र, हाँ इस सही आंसर क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है, फोकस पर जब वस्तु को रखिएगा तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत। ध्रुव पर वस्तु रखेगा ही नहीं, अनंत पर रखिएगा तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा एवं आवर्धित नहीं, सीधा होता है लेकिन कैसा होता है, छोटा होता है उत्तल दर्पण द्वारा ना। तो ये सीधा एवं आवर्धित नहीं होगा, उल्टा एवं आवर्धित भी नहीं होगा, क्योंकि उल्टा आवर्धित किस में होता है, अवतल दर्पण में होता है। सीधा एवं ह्रासित, हाँ ह्रासित मतलब क्या होता है जी, छोटा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सीधा एवं ह्रासित, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 37 है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो यह दर्पण कैसा होगा। तभी हम लोग कुछ प्रश्न पीछे हम लोग चर्चा किए थे कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो कह रहा है प्लस दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या है 38। चलिए 38 प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, इससे क्वेश्चन वही है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, धनात्मक उत्तल दर्पण के होता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 39 का है, दर्पण सूत्र क्या है। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो दर्पण सूत्र 1/v माइनस 1/u/1 नहीं, गलत ऑप्शन है, माइनस तो होता ही नहीं। ठीक है, 1/1 प्लस 1/v बराबर 1/u, ये भी गलत है, क्योंकि 1/1 बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/u, ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आते हैं इसके लास्ट प्रश्न पे। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा। तो लेंस की क्षमता का ऐसे मीटर प्रति सेकेंड, न्यूटन, डायोप्टर। लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होती है। ठीक है, चलिए इस दायरे में रहते हैं। अब अगले प्रश्न के बारे में अगले दिन डिस्कस करेंगे। ठीक है।